पीएच स्केल दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व ये हैं। जीवों व पौधों पर पीएच का प्रभाव क्या होता है। दंत छय जो दांतों का एनेमल होता है वो किस प्रकार से गलता है। बगीचे की जो मिट्टी होती है उसकी पीएच किस प्रकार से जांच की जाती है। पाचन तंत्र की जो पीएच होती है ना उसको हम किस प्रकार से बताते हैं कि भाई पाचन तंत्र में HCl अम्ल होता है और अगर HCl अम्ल की मात्रा ज़्यादा बन जाए तो एसिडिटी हो जाती है। उसको कम करने के लिए एंटी एसिड का उपयोग किया जाता है। पौधे में जंतु जो प्राकृतिक रूप से पौधे और कुछ जंतु ऐसे होते हैं कुछ अम्ल उत्पन्न करते हैं और वो ये हैं सिरका, संतरा, इमली, टमाटर, खट्टा। इनमें कौन कौन से अम्ल होते हैं ये आपको याद होंगे, वो करने पड़ेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल, पी का मतलब होता है पुषांश, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोटेंज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोटेंज। पी का मतलब होता है पोटेंज और एच यहां पर जो होगा वो H+ आयनों की सांद्रता होती है। इसका मतलब पीएच स्केल एक ऐसी स्केल होती है जिसमें पीएच स्केल एक ऐसी स्केल है जिससे किसी जलीय विलयन में उपस्थित H+ या OH- आयनों की सांद्रता को मापा जाता है। पीएच स्केल एक ऐसी स्केल होती है, उस स्केल के द्वारा हम किसी जलीय विलयन में जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में और जो क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं। तो उस जलीय विलयन में कितने H+ आयन है या उनकी सांद्रता कितनी है, उस सांद्रता को मापने के लिए इस पीएच स्केल का निर्माण किया गया। अब पीएच स्केल जो होगी उसके द्वारा हम किस प्रकार से H+ और OH- आयनों की सांद्रता से पता लगाएंगे कि भाई ये विलयन अम्लीय है और ये क्षारीय है। तो उसके लिए एक स्केल बनाई गई, वो स्केल ये है, देखो बच्चों, इसमें 0 से लेके ये 0 से लेके 14 तक के अंक लिखे हुए होते हैं। यहां पर जो 7 है ये इसका मध्यमान है और 7 पर जिस विलयन की पीएच 7 होगी, जिसकी पीएच 7 होगी वो विलयन उदासीन होगा। उदासीन विलयन होगा, ना तो वो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। इसका मतलब इस 7 पर विलयन उदासीन होता है। अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाता नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे ही 7 से आगे बढ़ते हैं, 7 से आगे बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ती है, विलयन की क्षारीयता बढ़ती है और अम्लीयता कम होती है। देखो क्षारीयता तो बढ़ती है और अम्लीयता कम होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे ही अगर मान लेते हैं इधर की बात करें, इधर की बात करें तो इधर अम्लीयता बढ़ती है, मतलब 7 से कम आएंगे 0 तक। जिस विलयन की पीएच कम होती चली जाएगी इसका मतलब उसकी अम्लीयता बढ़ती है और क्षारीयता कम होती है, क्षारीयता कम होती है। कुल मिला के बात यह है कि 7 से कम अगर कोई विलयन की पीएच है तो वो अम्लीय विलयन होगा
और 7 से ज्यादा अगर किसी विलयन की पीएच है तो वो क्षारीय विलयन होगा। अब बात करते हैं कि ये अम्लीयता और क्षारीयता क्यों बढ़ती है। क्योंकि अम्लीयता क्षारीयता इसलिए बढ़ती है कि जो जलीय विलयन है, जो जलीय विलयन है, अगर उसमें H+ आयनों की सांद्रता OH- आयनों की सांद्रता से अधिक है, ध्यान से सुनना, किसी जलीय विलयन में H+ आयनों की सांद्रता, H+ आयनों की सांद्रता OH- आयनों की सांद्रता से अधिक है तो विलयन अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता H+ आयनों की सांद्रता OH- आयनों की सांद्रता से OH- आयनों की सांद्रता से कम है, कम है, तो विलयन कौन सा होगा? विलयन क्षारीय होगा, क्षारीय विलयन होगा। कुल मिला के बात यह है कि अगर H+ आयनों की सांद्रता ज्यादा है तो विलयन अम्लीय होगा, और अगर OH- आयनों की सांद्रता ज्यादा है तो क्षारीय विलयन होगा। इसका मतलब मेरे पास मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि दो विलयन हैं, एक विलयन A है और एक विलयन B है। A विलयन की pH 3 है और B विलयन की pH 7.4 है। B विलयन की pH 7.4 है। तो अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ बच्चों, किस विलयन में अम्लीयता ज्यादा होगी और किस विलयन में क्षारीयता ज्यादा होगी, तो हम बात करेंगे A विलयन जो होगा वो अम्लीय विलयन होगा और B विलयन होगा वो क्षारीय विलयन होगा, क्योंकि यहां पर 7 से ज्यादा pH वाला विलयन क्षारीय होता है और 7 से कम वाला विलयन अम्लीय होता है। जितना कम होते चले जाएंगे उसकी अम्लीयता बढ़ती चली जाएगी। अब मान लेते हैं कि भाई एक विलयन A है और एक विलयन B है। मान लेते हैं, सपोज करते हैं विलयन A की pH जो होगी वो 3 है और B की pH मान लेते हैं 2 है। विलयन A और B दोनों अम्लीय हैं, लेकिन प्रबल अम्लीय कौन सा होगा? जिसकी pH कम होगी, जिसकी pH कम होगी। तो प्रबल अम्लीय कौन सा विलयन हुआ? विलयन B। प्रबल जो अम्लीय विलयन होगा वो कौन सा विलयन होगा? विलयन B। कुल मिला के बात यह है कि एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ये pH स्केल कंप्लीट हो गई है। देखो pH स्केल क्या है? P का मतलब होता है पुषांश, शक्ति भी बोल सकते हैं इसको, शक्ति। इसका इंग्लिश में नाम है पोटेंज। इसमें H+ जो H लगा हुआ है वो है H+ आयनों की सांद्रता, H+ आयनों की या OH- आयनों की सांद्रता भी हम कह सकते हैं। तो pH स्केल को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। pH स्केल एक ऐसी स्केल है जिसमें किसी जलीय विलयन में उपस्थित H+ या OH- आयनों की सांद्रता को मापा जाता है। और वो स्केल ये है, 0 से 14 तक के अंक होते हैं। यहाँ पर 0 से लेके और 14 तक के अंकों में बीच में 7 होता है। जो बिंदु 7 होता है वहां पर विलयन उदासीन होता है। अगर कोई विलयन है जिसकी pH 7 है तो वो कैसा विलयन होगा? उदासीन होगा। अगर किसी विलयन की pH 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय विलयन होगा, और अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन होगा। अगर मान लेते हैं कोई विलयन है और उसमें H+ आयनों की सांद्रता OH- आयनों की सांद्रता से ज्यादा है तो वो विलयन अम्लीय होगा। अगर H+ आयनों की सांद्रता OH- आयनों की सांद्रता से कम है तो वो विलयन क्षारीय होगा। सपोज करते हैं, मैंने ये उदाहरण आपको बता दिए हैं, उतारो।
दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पौधे व जीवों पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है। पौधे व जीवों पर पीएच का प्रभाव। देखो, पौधे व जीव जो होते हैं ना, उनकी जो पीएच होती है, शरीर की पीएच, शारीरिक जो पीएच होती है 7 या 7.4 के करीब होती है। 7 या 7.4 के करीब उनका शरीर, जो सजीव जो होते हैं ना, वो 7 या 7.4 के करीब की पीएच पर ही उनका शरीर कार्य सुचारू रूप से करता है, स्वस्थ रूप से करता है। अगर मान लेते हैं बाई चांस वातावरण का पीएच 7 से कम हो जाए, 7 से कम हो जाए, वातावरण का अगर पीएच 7 से कम हो जाए, जैसे वर्षा का जो जल है, वर्षा का जल शुद्ध रूप में होता है और उसकी पीएच 7 होती है, शुद्ध जल की, जो शुद्ध जल होता है ना उसकी पीएच 7 होती है, उदासीन होता है। हमारे वातावरण में बहुत सारे ईंट भट्टे, कारखाने लगे हुए हैं, और वो कारखाने जो लगे हुए हैं उनकी जो धुआं होती है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या सल्फर के ऑक्साइड, उनकी धुओं में उपस्थित होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं या सल्फर के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं। जैसे ही वर्षा होती है, उस वातावरण में वर्षा जब होती है तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं वो उस वर्षा के जल में मिल जाते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उस वर्षा जल में सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता और नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता, दोनों अम्लों की सांद्रता बढ़ जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता बढ़ जाती है और नाइट्रिक अम्ल की भी सांद्रता बढ़ जाती है। जब इन दोनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो जो वो पीएच होती है वो 5.6 से भी कम हो जाती है। इसका मतलब 5.6 की जो पीएच है वो अम्लीय पीएच है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब ये जल वर्षा जल में मिल जाते हैं तो जो बरसात होती है वो अम्लीय वर्षा बन जाती है, अम्लीय वर्षा बन जाती है। और उस वातावरण में या उस क्षेत्र में वो अम्लीय जब वर्षा बरसती है तो वहाँ के जो पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि उनका शरीर लगभग 7 या 7.4 की पीएच पर ही कार्य कर रहा था और पीएच वर्षा जल से क्या हो गई 5.6 से भी कम। तो पौधे वहाँ के वृद्धि नहीं करेंगे। वही वर्षा जल का पानी अगर नदियों में मिल जाए, नदियों में अगर वो वर्षा जल का पानी मिल जाए, अम्लीय वर्षा का पानी, तो नदी का जो पानी होता है उसकी पीएच भी 5.6 से क्या हो जाती है कम। और वहाँ जो नदी में जो जलीय जीव जो रहते हैं वो सही ढंग से वृद्धि नहीं कर पाते या मर जाते हैं। तो कुल मिला के बात यह कि पौधे और जीवों पर पीएच का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगला जो अपना टॉपिक है दंत क्षय। देखो बच्चों, कभी कभार क्या होता है कि जब हम शाम को खाना खाते हैं तो दांतों को सही ढंग से साफ नहीं कर पाते, और दांतों को सही ढंग से साफ जब नहीं करते तो हमारी दांतों की एक परत होती है जिसको बोलते हैं एनेमल। यह शरीर की सबसे कठोर परत है। सर्वाधिक कठोर परत है। और जो एनेमल जो बना हुआ है वो आपको याद रखना कि एनेमल जो बना हुआ है ना वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कैल्शियम फास्फेट जो कैल्शियम फास्फेट होता है ना, कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप है।
कैल्शियम फास्फेट का ये क्रिस्टलीय रूप है, बहुत कठोर होता है, हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग है ये एनेमल। अब क्या होता है, शाम को जैसे हम खाना नहीं खाते तो कभी कभार दांतों को साफ नहीं कर पाते, तो अंदर हमारे मुंह के अंदर जो जीवाणु होते हैं, वो जो भोजन के कण होते हैं, भोजन के कण, उनको सड़ाता है वो। और जब उनको सड़ाता है, जब वो सड़ जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ जाती है। हमारा जो मुख का पीएच होता है वही 7.4 के करीब होता है, क्षारीय माध्यम होता है हमारे मुख का पीएच। और जब ये अम्लीयता जब इसमें मिलती है तो इसकी पीएच क्या हो जाती है, कम, और अम्लीय माध्यम हो जाता है मुख का। और अम्लीय माध्यम जब होता है ना तो एनेमल का क्षय होने लग जाता है, एनेमल का संक्षारण होने लग जाता है। एनेमल का जब संक्षारण होता है तो एनेमल का क्षय होगा और दांत क्या हो जाएंगे, टूटने लग जाएंगे, झड़ने लग जाएंगे, और उसको बोलते हैं दंत क्षय। अगला टॉपिक है बगीचे की मिट्टी। देखो कभी कभार क्या होता है कि हम खेतों की मिट्टी की जांच करवाते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसमें उपचार हेतु कुछ न कुछ पदार्थ डालते हैं। अगर खेतों की मिट्टी की जांच करवाई और उसकी जांच करवाने पर यह पता चला कि भाई हमारी खेत की मिट्टी अम्लीय है, तो अम्लीय माध्यम होने पर खेतों की मिट्टी अगर अम्लीय है तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड या जो भी क्षारीय पदार्थ होगा उससे उस मिट्टी का उपचार करते हैं। अगर हमारी खेत की मिट्टी क्षारीय है तो अम्लीय माध्यम से उस मिट्टी का क्या करेंगे, हम उपचार करेंगे, जिससे कि उसमें सही ढंग से उपज हो सके या बगीचे में सही ढंग से पौधे ग्रोथ कर सकें। नहीं है। अगला जो अपना टॉपिक है पाचन तंत्र। बच्चों आपको मैंने कल भी बताया था कि पाचन तंत्र की जो पीएच होती है ना, वो HCl अम्ल के कारण, पाचन तंत्र जो होता है ना, पाचन तंत्र में जो अमाशय होता है, अमाशय में जो HCl अम्ल है उसके कारण उस अमाशय की जो पीएच होती है ना 1 से 2 होती है। इसका मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय होता है वो अमाशय का माध्यम, और भोजन का पाचन करता है। भोजन का क्या करता है, पाचन। कभी कभार क्या होता है, अपच की स्थिति में और पीएच जो होती है ना वो 1 से भी कम हो जाती है। पाचन तंत्र की पीएच 1 से भी कम हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती हैं। नहीं है। और अपच होने के कारण खट्टी खट्टी डकारों का उपचार हम करेंगे एंटी एसिड या प्रति अम्ल डाल करके। प्रति अम्ल डालते हैं, और प्रति अम्ल के लिए एक मृदु अम्ल है, एक दुर्बल क्षार है, और उस क्षार का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। इसका उपयोग करके हम उस अपच को या प्रति अम्ल डाल करके उस अम्लता को कम कर सकते हैं। इसके बाद में पौधे और जंतु जो होते हैं ना, उनकी पीएच। देखो जंगलों में कभी कभार आप घूमने गए होंगे, नहीं गए तो एक सावधानी रखना कि एक पौधा होता है नेटल नाम का एक पौधा होता है नेटल। उस नेटल की जो पत्ती होती है ना, उस नेटल की पत्तियां अगर हमारे शरीर पर लग जाएं या हमारे शरीर को छू जाएं, नेटल की पत्तियां हमारे शरीर को छू जाएं तो वो क्या होता है, हमारे शरीर में जलन उत्पन्न कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें होता है रोम। पत्तियों में क्या होता है, रोम, और उस रोम में होता है मेथेनोइक अम्ल। नेटल की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है, और जैसे ही हमारे शरीर में ये मेथेनोइक अम्ल लगेगा तो क्या होता है बेटा, मेथेनोइक अम्ल हमारे शरीर में जलन उत्पन्न करता है। और इस जलन का उपचार करने के लिए पता है प्रकृति एक उदासीनीकरण का उदाहरण देती है। जहां नेटल का पौधा होता है ना, वहां ढाक का पौधा भी होता है। ढाक देखो, इसमें तो अम्ल होता है और इसमें होता है क्षार।
तो नेटल के पौधे के पास में ढाक का पौधा होता है, उसकी पत्ती को रगड़ करके हमारे शरीर से उस जलन को क्या किया जा सकता है, कम। मेथेनोइक अम्ल को क्षार से क्या कर देते हैं, उपचारित कर देते हैं और वो उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट जो है देखो, विभिन्न जो पदार्थ होते हैं उनमें कौन कौन से अम्ल होते हैं। सिरका में, बोलो नहीं, सिरका में सिरका होता है, उसमें एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तीसरा है नींबू में सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। इसके बाद मैं बात करूं, संतरा में भी सिट्रिक अम्ल, संतरा में भी सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, जो खट्टा दूध होता है जिसे दही भी बोल सकते हैं, उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, चींटी का जो डंक होता है ना, उसमें मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं बेटा। और एक लास्ट है नेटल का डंक। नेटल की जो पत्ती होती है ना, उनमें रोम होती है, उसमें जो मेथेनोइक अम्ल ही होता है, मेथेनोइक अम्ल ही होता है। इस प्रकार से अपन की जो पीएच है वो समाप्त हो जाती है।